कोल इंडिया ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हाथ पूरी तरीके से जला दिए हैं और इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड किस तरीके का रहा है और कहां तक जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोल इंडिया के लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक आपको याद होगा, ये 2010-11 में इसका IPO आया था और उसके बाद से ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ठीक है, आप अगर इसको डिविडेंड के तरीके से डिविडेंड के लिए ख़रीदना चाहते तो दूसरी बात है, अदरवाइज़ इसमें आपको कुछ नहीं मिला है। इनफैक्ट आज 10 साल होने को है। सो ये 10 साल से कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पहले का ट्रेंड था जो कि आपको 2013 देखिए, IPO का जो प्राइस 2011 का वहाँ से ऊपर गया और लास्ट जो हाई है ये 440 के अराउंड 2015 का। उसके बाद से ये कंटिन्यूस एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और कभी ऊपर आया ही नहीं है। इनफैक्ट ठीक है, आप अगर चेक करते हैं यहाँ से, सो ये कभी ऊपर ही नहीं आया। यहाँ पे देखिए आप, सो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे किस टाइप का ट्रेंड रहा है इसका। एंड ये देखिए, कभी ऊपर ही नहीं आया यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने IPO के टाइम पे ख़रीदा था और होल्ड करते होंगे। और ये कैसे, अब देखिए, धीरे धीरे जब प्राइस आपका नीचे सरकते रहता है तो तकलीफ़ तो होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आपको प्राइस डैमेज होता हुआ दिखा है। देखिए, आपका जो यहाँ पे लो है वो 119 का है, तो सपोर्ट है, तो 119 के नीचे नहीं जाना चाहिए पहली बात। और यहाँ पे ट्रेडिंग रैली अगर आएगा तो ऊपर आपको 180 तक यहाँ पे ऊपर आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद आपका दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 242 का। अगर 242 क्रॉस किया उसके बाद ये रेंज में आ जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट यहाँ तक 420 से लेके 450 के बीच का, 420 से लेके 450 के बीच का रेंज खुल सकता है। कब? जब 242 के ऊपर ट्रेड करें तो। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, इसका ट्रेंड में ऐसा कुछ भी चीज़ विजिबल नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इस कंपनी में कोल इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, कोल माइनिंग में, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोडक्ट मिनी रत्ना कंपनी में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जहाँ तक वेल्थ क्रिएशन की बात रही है, ये कटर फेलियर रहा है। यहाँ पे पिछले 10 साल से पैसे यहाँ पे धीरे धीरे करके कम ही होते गए हैं। आपको लगेगा कि ये प्राइस अब इससे नीचे नहीं जा सकता, उससे भी नीचे गया, वहाँ पे लगेगा तो उससे भी नीचे गया। तो यही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए, यहाँ पे बात यह है कि आप अगर नंबर भी देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बुक वैल्यू के आसपास है, ज़्यादा महंगा नहीं है। स्टॉक P5 का है। आप इसका रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कि इतना ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम कंपनीज़ का मिलता है। आप पूरा यूनिवर्स उठा कर देख लीजिए कंपनीज़ का कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 109% का, मतलब आप जो कैपिटल लगाते हो वो 1 साल के अंदर डबल हो जाता है। ठीक है, 1 रुपये लगाए तो आपको 1 रुपये 9 पैसे मिलने चाहिए, लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 74%, तब 1 सवा साल में आपका प्रॉफिटेबिलिटी डबल। यहाँ पे एक जो चीज़ नेगेटिव दिखता है वो है सेल्स ग्रोथ, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। बाकी आप देख लीजिए, डेट टू इक्विटी बहुत कम है। यहाँ पे आप देखिए, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्टेंटली 14% के ऊपर रहा और यहाँ पे तो 100% के ऊपर चले गया। प्रमोटर का स्टेक देखिए आप, प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया, 78% से 66% किया है। और वो कुछ हिस्सेदारी DIIs ने ख़रीदा है और कुछ हिस्सेदारी आप बोलेंगे FIIs ने लिया है, और यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी पब्लिक ने लिया है। सो अब प्रमोटर्स में अगर जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, जिन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे कम किया है। ठीक है, उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू कोल मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेक्स हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए, ये चीज़ रेप्लिकेट नहीं होता है शेयर प्राइस में।
ये वेल्थ क्रिएशन जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। हम खाली हमेशा एक नंबर को पकड़ के बैठ के नहीं रह सकते, ठीक है। कि यहाँ पे, और ये क्लियर कट एग्जांपल है कि आपको अगर यहाँ पे दिख भी रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है यहाँ पे, उसके बाद भी डेट भी नहीं है इस कंपनी में, अच्छी डिविडेंड भी देती है गवर्नमेंट की कंपनी, उसके बाद भी शेयर प्राइस इतना डिटेरियोरेट क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे फिर आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी समझ के बाहर है या हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हमको इसमें नहीं जाना चाहिए। लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं पूरा यहाँ पे बैठ के नहीं बताने वाला ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोल इंडिया कम्प्लीटली गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, डिविडेंड देना अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो ये 2008-9 का है, यहाँ पे आप डिविडेंड पे आउट देखिए 33%, 82%, उसके बाद यहाँ पे सीधा ये 51% से 121% कंटिन्यूसली फिर 100% के ऊपर चले गया। सो यहाँ पे प्राइस राइज नहीं हो रहा है तो डिविडेंड से इन्वेस्टर को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट ही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप इतना हाई कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि कोई भी कंपनी को उतना प्रीमियम, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के बाद भी प्रीमियम इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पे देखिए कि कोल जो है, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो कैसे होते हैं, वो क्या वो बन नहीं सकता दोबारा। ये कोई ऐसा नहीं है कि सब्जी नहीं कि ख़त्म हो गया दोबारा उगा लिए, ये कोल बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हम जिस तरीके से इसमें पॉलिसीज़ हैं, प्लस जिस तरीके से हम नंबर्स को मैनेज करते हैं, प्लस जिस तरीके से मैनेजमेंट का सोच है, कि गवर्नमेंट PSUs में कोई भी मैनेजमेंट का सोच ही नहीं है वेल्थ क्रिएशन का। ये तो लिख के ले लीजिए, ठीक है, किसी को पता भी होगा या नहीं, और वो बड़ी बात है। यहाँ पे शेयर लिस्टेड है वो ठीक है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं कि शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएट करने से, और शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएट करना मतलब इन्वेस्टर को ही प्रॉफिटेबिलिटी देना नहीं है। वो इनफैक्ट आप इन्वेस्टर के साथ साथ कंपनी को भी प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो जो वैल्यू माइग्रेशन होता है, जो वैल्यू इंक्रीज़ होता है, उसका पूरे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये सब चीज़ें उनको पता ही नहीं होगा, सीधी बात ये है। तो यहाँ पे आप, ये क्लियर कट केस है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि भले ही इनका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप देखिए शेयर प्राइस का सीरीज के नीचे जा रहा है। सो यहाँ पे धीरे धीरे खसकता हुआ जो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे। सो बेटर है कि आप डिविडेंड भी के लिए भी प्ले कर रहे हैं इस स्टॉक को, तो आप ये देखिए कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि कब डिविडेंड देता है, कितने दिन पहले लेना है, कब कितने दिन रखने से हमको पैसा मिलेगा, कब हमको शेयर प्राइस से निकल जाना, ये सब पूरा प्लानिंग करना पड़ता है इसके पीछे। तो वो जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको ये चीज़ें दिखेंगी नहीं और समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप अगर देखना भी चाहते हैं तो आप इमोशनल ना होके पैटर्न्स के साथ स्टिक रहिए शेयर प्राइस में, कि लेवल्स है, यहाँ पे मेरे को लेना है, यहाँ पे बेचना है, ये मेरा पोजीशनिंग है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो पॉजिटिविटी तो नज़र नहीं आता। हाँ, पॉजिटिविटी तब हो सकता है जब ये कम से कम 240 के ऊपर आए, लेकिन वो भी एक बाउंस बैक होगा। जब तक ये 450 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक ये इसमें कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्रिएट नहीं हो रहा है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।